तो आज शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके साथ हम बात किए थे कि हम लोग मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश का तीनों सब्जेक्ट के ऊपर भरपूर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपको सहायता मिल सके। और इस प्रैक्टिस बैच को हम लोग शेड्यूल्ड किए हैं कि रात के 9 बजे मैथ का आप लाइव देखेंगे, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स और विद इन कुछ जो टाइम पीरियड आपको दिया रहेगा उसमें आप सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखें कि मैथ का कितने बजे, रात के 9 बजे, दैट मीन्स इवनिंग बोल सकते हैं, इवनिंग शाम में 9 बजे प्रत्येक दिन होगा सिवाय संडे का, क्योंकि आपके लिए जो कंटेंट हम लोग तैयार करते हैं उसका प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग के पास कुछ वक्त चाहिए, जो कि हम लोग संडे में मैनेज करते हैं। तो संडे को छोड़ करके बाकी आपके 6 दिन, सप्ताह के 6 दिन में आपके साथ हम लोग लाइव आएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो शाम के 9 बजे आपको मैथ का लाइव मिलेगा, शाम के 8 बजे आपको वोकैब का, ठीक है, प्रत्येक दिन। ऐसा नहीं है कुछ कारणों से कभी गैप हो भी जाए तो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग उसके आगे दिन बंद कर देंगे, उसके आगे दिन भी जारी रहेगा, उसके आगे दिन आपको आ जाना है। इस टाइम को आप माइंड में सेट कर लीजिए कि हमको 9 बजे रात को मैथ देखना है, 8 बजे वोकैब देखना है। और अभी आज जो भी 7 बजे आप सुबह में जुड़े हैं, इस वक्त प्रत्येक दिन आपको क्या मिलने वाला है, आपको प्रैक्टिस बैच में आपको ग्रामर का प्रैक्टिस करवाएंगे हम, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करवाएंगे। तो रोज़ सुबह के 7 बजे, जैसे कि अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, वैसे आपको चैप्टर वाइज भी करवा देंगे हम, आपको मिक्स्ड भी करवाएंगे, सब तरीके से आपको हम तैयार करेंगे। नेक्स्ट आपको रीजनिंग का रोज़ 12 बजे बेसिक का आपको मिल जाएगा, आप उस वक्त जुड़िए, 12 बजे रीजनिंग को आप सॉल्व कीजिए जुड़ करके, और प्रैक्टिस कीजिए शाम के 7 बजे, शाम के 7 बजे। तो इस शेड्यूल को अपने साथ अपने माइंड में सेट कर लीजिए और तैयार रहिए इस प्रैक्टिस बैच का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि आपके साथ हजारों ऐसे बच्चे हैं जो इस सेशन में जुड़ करके अपने आप को बूस्ट करेंगे, और यदि आप नहीं जुड़ेंगे, नहीं बूस्ट करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो अपने आप को जोड़िए और प्रैक्टिस बैच का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए आज हम लोग कौन से डे में काम करने वाले हैं, तो डे 3। अभी तक 2 दिन का प्रैक्टिस आपके साथ अपलोडेड भी होगा YouTube के इस लर्नर्स पॉइंट के चैनल पर, जहां आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो वहां पर जा करके आप डे 1 और डे 2 में देखिए कि आखिर कौन से क्वेश्चंस का हम डिस्कस किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। और आज हम लोग डे 3 में हैं, तो आज हम लोग डे 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और डे 3 का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन, वो सामने डिस्प्ले पे ये रहा, और आप इसको पढ़िए, ठीक, पढ़िए इसको। वेरी गुड रणवीर, मृत्युंजय, बहुत अच्छे, ठीक है। आप सब ऐसे जुड़े रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस बैच का बहुत ज़्यादा फायदा उठाइए। चलिए, अभी आया निर्मल का कमेंट, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग निर्मल, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस बैच तो इसीलिए तो लाया है क्योंकि जहाँ पे आप फंस रहे हैं उस चीज़ को आप रिवाइज कीजिए, जहाँ पे फंस रहे हैं जिस चैप्टर पे, उस चैप्टर पे फोकस करके पढ़िए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस में 4 अलग अलग पार्ट बनाया गया है। बोल रहा है कि उस पार्ट को आंसर कीजिए जिस पार्ट में आपका गलती है। आपके सामने ऑप्शन के रूप में पहला है ऑन हॉलीडे, दूसरा इन जिम्स फ्लैट, नेक्स्ट वी स्टेड, और लास्ट है आपका ड्यूरिंग ही वाज। तो चलिए इसका आंसर कीजिए। अभी हम बहुत ही आपको ना टाइम दे करके बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही आपको समय दे रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी आप सीखने और शुरुआत के स्टेज में हैं। जैसे जैसे हम लोग 2, 4, 10 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, वैसे वैसे अपने इस टेम्पो को भी आगे करेंगे, स्पीड करेंगे। तो अभी आपको हम वक्त दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सोच समझ के कीजिए। कुछ बन पा रहा है तो उसको देखिए, बता दें। चलिए कमेंट आया कि बता दीजिए सर, चलिए बताते हैं।
तो वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज हॉलीडे। सबसे पहले ये बताइए कि सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने रुका कहाँ पे, जिम्स के फ्लैट में। कब? ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे, जब वो छुट्टी पर था। अच्छा, छुट्टी पर था, ही वाज ऑन हॉलीडे। ही वाज ऑन हॉलीडे जो है क्या आपके सामने एक पॉइंट के रूप में दिखा रहा है ना, एक स्टैटिक सेंटेंस या फिर स्टैटिक स्टेटमेंट, पास्ट के स्टेटमेंट, इसको हम बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम या फिर टाइम स्टेटमेंट ऑफ पास्ट है क्या, ये टाइम स्टेटमेंट ऑफ पास्ट, पास्ट का टाइम स्टेटमेंट है। और वहां पे ये सीधा बात कर रहा है कि हॉलीडे पर था, ना कि हॉलीडे पर वो काम कर रहा है। ऐसे कुछ ड्यूरेशन वाला सेंस नहीं बता रहा है, कोई रनिंग या फिर कोई वर्किंग कॉन्टिन्यूअस वर्क के बारे में बात नहीं कर रहा है। जब वो था, तो जब वो था यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ टाइम बना, और इसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग ड्यूरिंग का यूज नहीं करके हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे व्हेन। ठीक है, तो गलती इस वर्ड पे था, इस वर्ड का यूज यहाँ पे गलत था, ड्यूरिंग के जगह पे व्हेन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ पे भी कोई स्टेटमेंट नहीं रहता, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड तब सही था, तो ड्यूरिंग मिल करके पॉइंट ऑफ टाइम बन गया। लेकिन ड्यूरिंग के बाद यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट चाहिए आपका टाइम स्टेटमेंट, और किस तरह का टाइम स्टेटमेंट चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम, और इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, और इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ तो नहीं, धीरे धीरे आएगा समझ में, बस अपने आप को विश्वास दिलाई कि हम सही लाइन पे, सही डायरेक्शन में हैं। लगातार इस प्रैक्टिस सेशन में जुड़े रहिए, विश्वास कीजिए, आने वाले 20 से 25 दिन, आने वाले 20 से 25 प्रैक्टिस के बाद आपका लेवल लगेगा कि हाँ हम सही चीज़ कर रहे हैं, और इससे हमारे एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलेगा। इस विश्वास के साथ प्रैक्टिस बैच में भरपूर इसका आप यूज कीजिए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात कर रहा है। एंड द इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग बोले थे ना कि इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच आपका कौन सा चैप्टर का होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, सामंत का कमेंट आया कि सर ये तो आपका नरेशन का होता है, तो हम लोग चलिए नरेशन पे ही चलते हैं। ठीक है, इसका होगा ये चैप्टर कौन सा है, नरेशन का। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट उसी में हम लोग बात किए थे। अब नरेशन में आपको बोल रहा है ना कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाइए। किस में बनाना है, इनडायरेक्ट। देखिए, जब इन्वर्टेड कॉमा आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट लेकर के जाना है, तो इनडायरेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में जैसे हो गया यहाँ पे सेड टू, तो सेड टू आपका चेंज करता है टोल्ड में। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तब, यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव है, कैसे पता चला, क्योंकि नॉट भी नहीं है। कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। उस वक्त सेड टू बनता है टोल्ड में। किस में चेंज होता है, टोल्ड में, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे एम वरीड, आई एम वरीड, यही तो लिखा हुआ है ना, ये एम के बाद V3 है, इसका मतलब एम इज और आर के बाद यदि V3 दिखी तब आप बोलेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पेसिव वॉइस है। कोई तकलीफ? जी नहीं। जब आप इनडायरेक्ट बनाइएगा तो इनडायरेक्ट में आपका सिंपल प्रेजेंट चाहे एक्टिव हो चाहे पेसिव हो, ये चेंज करता है सिंपल पास्ट, और एक्टिव है तो एक्टिव में चेंज करेगा, पेसिव है तो पेसिव में चेंज करेगा। और स्ट्रक्चर आपको दिखेगा सामने, वाज, वेयर प्लस V3। नरेशन वाले चैप्टर में आपका
हम ये कंप्लीट थ्योरी बताएंगे। अभी बस आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि मिरर दिखाना, कोई आदमी का औकात क्या है, कितने पानी में है, उसको दिखाने के लिए हम आपके सामने ये प्रैक्टिस बैच में मिसलेनियस लेके आए हैं। और ये प्रीवियस ईयर का इसलिए लेके आए क्योंकि आपको ये पता चले कि हम जो पढ़ रहे हैं हमारे ऑफलाइन बैच में जो करवाया जा रहा है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रिलेवेंट है हमारे एग्जाम में, इसलिए इसको हम लेकर के आए। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हम ऑफलाइन बैच में बताने वाले हैं। अभी बस ये देखिए कि आखिर इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, क्या टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, ग्रामर कितने आपके लिए हेल्पफुल होगा, चाहे क्वेश्चंस आपका कॉम्प्रिहेंशन का हो, चाहे क्लोज टेस्ट में आ जाए, चाहे आपका सेंटेंस जम्बलिंग का आ जाए, पैरा जम्बलिंग का आ जाए, इन सारे जगहों पे फिलअप्स का आ जाए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आ जाएगा, सारे जगहों पे आपको ग्रामर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और हम यहाँ पे उस टेक्निक के बारे में बात करें जिस टेक्निक के मदद से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। चैप्टर में तो सारा डिटेल में हम बताएंगे ही, ठीक है। और जब चैप्टर का प्रैक्टिस करवाएंगे उस वक्त आप 100 में से 100 क्वेश्चंस का सही आंसर इसी चैनल पे कमेंट में आप करके दिखाएंगे, विथ एक्यूरेसी एंड विद इन टाइम के साथ, जो टाइम हम देंगे ना उसके साथ करके दिखाइए। तो बस पैसेंस रखना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले सेशन, आने वाले जो आपकी तैयारी है उसमें हम लोग क्या और भी इंक्लूड करेंगे। आज आपके लिए प्रैक्टिस बैच लेकर के आए हैं, इसमें हो सकता है कुछ और भी हम प्रोग्राम ऐड करें। जितने सालों का हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है, जिसे तजुर्बा बोलते हैं ना, उन सारे तजुर्बों के अकॉर्डिंग आपके तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए इस तरीके से हम लोग इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। आप जिस जगह से ना तैयारी करने को शुरू किए हैं वहाँ पे आपको ऐसी फैसिलिटी के साथ कोई भी इंस्टीट्यूट तैयार नहीं करवाएगा। और हम लोग आपके सक्सेस के लिए हमारा जो पैम्पलेट है या फिर हमारा जो पोस्टर उसमें लिखा हुआ कि योर सक्सेस ओरिएंटेड अप्रोच हम लोग तैयार करेंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि कैसे आपको सक्सेस दिलाएं, समय रहते सक्सेस दिलाएंगे, तब जाकर के ज़िंदगी का असली मज़ा आपको मिलेगा। तो आपको क्या बोले कि सिंपल पास्ट में वाज वेयर के साथ V3 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये चेंज होगा क्योंकि इनडायरेक्ट बना। सेड टू टोल्ड में होगा, टोल्ड इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो दोनों ऑप्शन कट गया। दूसरा कि सिंपल प्रेजेंट है, चेंज होकर के सिंपल पास्ट बनेगा, दैट मीन्स वाज वेयर के साथ V3 बनेगा। अब वाज वेयर के साथ V3 ढूंढेंगे, यहाँ पे वाज है V3 है, यहाँ पे वाज नहीं था V3 भी नहीं है, लेकिन वाज तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 3 तो आपके सामने कट हो गया। आंसर क्या मार्क करेंगे आप? अब आंसर बताइए, समझ में आया? आंसर कीजिए यस 2, ऑप्शन नंबर 2। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। आप लोग जो कमेंट भर रहे हैं ना एकदम वरी वाला, चिंता करने की बात नहीं है। आने वाले दिनों में आप भी बादशाह बनेंगे चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट का आंसर कीजिए। नेक्स्ट में है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हाँ, यहाँ पे ध्यान इसे रखने की बात है कि हम जैसे सिंपल प्रेजेंट बोले तो उसके स्ट्रक्चर आपके माइंड में दौड़ना चाहिए। टेंस में जो चूंकि हम टेंस अभी कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो टेंस में सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर बताए थे वो चीज़ आपके माइंड में दौड़ना चाहिए। सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर बताए वो चीज़ आपके माइंड में दौड़ना चाहिए। जो थ्योरी हम बता चुके वो सारे आपके माइंड में ना दौड़ना चाहिए, लगे कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड नहीं बल्कि थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, इस तरीके से रिवॉल्व करना चाहिए। आपके माइंड में सिर्फ आपकी पढ़ाई होना चाहिए, बाकी और भी इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने पैसिव वॉइस बनाना, और गिवन यहाँ पे क्या है पैसिव वॉइस के लिए सेंटेंस एक्टिव में, गिव द चाइल्ड अ नॉरिशिंग डाइट, इसको आपको करना है पैसिव वॉइस। अच्छा, वॉइस में आपका जो टाइम रहेगा उसी टाइम में आपको आंसर करना है। सेंटेंस इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव में आपको समझना पड़ेगा कि सजेशन का है, ऑर्डर का है, रिक्वेस्ट का है, पनिशमेंट का है, या फिर और भी किस तरीके का है। तो बोल सकते हैं ना कि सडन एक्सप्रेशन है, एक्सक्लेमेशन है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो पढ़िए, यहाँ पे लिखिए गिव द सेंटेंस अ नॉरिशिंग चाइल्ड। यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि ये सजेशन का है? नहीं लगेगा, लगेगा कब लगेगा? जब हम आपको जब हमको सेंटेंस एंड
पैसिव और एक्टिव वॉइस बताएंगे तब लगेगा। ठीक है, तो ये आपका सजेशन में, और सजेशन में आपका यदि आप पैसिव बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि सेंटेंस शुड के साथ बनेगा, शुड प्लस बी प्लस V3 बनेगा। अब देखिए कहां पर शुड प्लस बी प्लस V3 है, क्या इसमें शुड प्लस बी प्लस V3 है? बोलिए नहीं है, तो ये हो गया गलत। क्या इसमें है? नहीं है, ये भी हो गया गलत। क्या इसमें है? नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। इसमें है कि नहीं हम चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम 3 ऑप्शन काट चुके हैं तो चौथे ऑप्शन जो है सही, अपने आप सही होने वाला है। देखिए शुड प्लस बी प्लस V3, इस चीज को ध्यान रखना कि सजेशन के लिए हम लोग शुड प्लस बी प्लस V3 से बनाते हैं, और इसकी डिटेल चैप्टर में सिखाएंगे आपको। तब तक के लिए आप नए क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे बोलेंगे उसका आंसर कीजिए। चलिए 2-4 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से कीजिए आंसर। आंसर बन गया? गुड। सर चैप्टर वाइज करवाइए ना। चैप्टर वाइज करवाएंगे। आप लोग जो ये से डर रहे हैं कि सर चैप्टर वाइज करवाइए, चैप्टर वाइज करवाएंगे, हम जरूर करवाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको चैप्टर वाइज कराए बगैर केवल ये सेट लगवाते रहेंगे प्रीवियस ईयर का, चैप्टर वाइज भी करवाएंगे। पहले ये देख लो ना कि हमको पढ़ना किस तरीके से, किस वेटेज में क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर पे फोकस करना है, ये हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। तो ज़रा इसको देख लीजिए, और बस कल तक हम लोग मिक्स करेंगे। उसके बाद यानी कल तक आपको प्रीवियस ईयर के करवाएंगे, उसके बाद जो है हम चलेंगे अपने नए दौर में यानी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेशेंस भी आपके सक्सेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पेशेंस का होना भी आपके सक्सेस के लिए एक तरह का फैक्टर है, तो आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत वर्ड को बताना है, कौन सा लिखा हुआ गलत है। रिटोर्ट, रिवेंज, रिट्रीव या रिटर्न। जल्दी से कीजिए। आप लोग को बोले थे कि प्रत्येक दिन 12 से 15 लाइन्स लिखिए आप देख करके, चाहे सोर्स आपका कोई भी हो, न्यूज़पेपर हो या कहीं से भी लिखते हैं, आपको लिखना चाहिए था। वहाँ से आपका स्पेलिंग सही हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग लिखते तो होंगे नहीं। हम 100% इस दावे के साथ कह सकेंगे कि आप लोग लिखते नहीं हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि लिखना कितना ज़रूरी है। इसका आंसर करके तो बताइए। तुक्के से आंसर मत कीजिए, सही में कीजिए, ठीक है। चलिए, रिटोर्ट सही लिखा हुआ है, रिट्रीव सही लिखा हुआ है, रिटर्न सही लिखा हुआ है। आपका लिखा गलत कौन सा है? रिवेंज, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? रिवेंज। स्पेलिंग रिवेंज का क्या होता है? REVENGE, रिवेंज। रिटोर्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी को ना अचानक से कोई कुछ पूछे, अचानक से तुरंत से आप आंसर दे देते हैं। हो सकता है कि उस वक्त आपके माइंड में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चल रहा हो, गुस्से में दे रहे हो या बड़े विनम्र तरीके से दे रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन जैसे ही कोई आंसर कुछ पूछा तुरंत से आप आंसर देते हैं। जैसे कभी कभी कोई बच्चा ऐसा बोल देता है ना मुंह पे ही तड़ाक से, तो चाहे वो उससे खराब लगे आपको या अच्छा लगे, बच्चा ये नहीं जानता। बच्चा को जैसे आप बोले ठीक है, वो तुरंत से बोला, और उसी आवाज़ को, उसी मतलब बोलने के तरीके को आप क्या बोलेंगे? रिटॉर्ट। क्या बोलेंगे उसे? रिटॉर्ट। तो हिंदी मीनिंग में आप लिख लीजिए या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्विक रिप्लाई। आप इसको क्या बोलेंगे? क्विक रिप्लाई। जब आपको कोई रिप्लाई क्विक करे, चाहे वो नेगेटिव या फिर मतलब रूड तरीके से, ये रूड तरीके से करे या फिर वो एकदम हम्बल तरीके से करे, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है क्विक रिप्लाई होना चाहिए, समझे। रिट्रीव का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज को ना गेन करना, गेन करते हैं या फिर फाइंड करते हैं, फाइंड अगेन। जब आप कोई भी चीज को अगेन फाइंड करते हैं, रिट्रीव, पुनः प्राप्त करना। कोई सामान आपको किसी जगह पे खो गया, वहां भूल गया, वहीं से फिर से आपको मिल गया, दैट इज रिट्रीव।
समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। रिटर्न का मतलब नहीं पता, रिटर्न का मतलब भी नहीं पता। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, रिटर्न। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट में आपको द क्वेश्चन लिखा हुआ कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस को 4 अलग अलग भागों में तोड़ा गया है, बताना है कि कौन से ऐसे भाग में ग्रामेटिकल एरर छुपा हुआ है। 4 अलग अलग भाग आपके सामने। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। यहां पे जो थ्योरी आपको बताएंगे ध्यान रखिएगा। चलिए सेंटेंस को आप पढ़े, सेंटेंस का आप बताइए कि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ, मीनिंग आ रहा है, या फिर सेंटेंस में कितने तरह का वर्क किया जा रहा है। क्या दोनों सेम समय में किया जा रहा है, कितने तरह का वर्क किया जा रहा है। तो यहां पे बोलेंगे कि सर ही अलाउड किया, वो परमिशन दिया, वार्न भी किया, 2 काम हुआ। सेंटेंस है कि यहां से यहां तक चल रहा है, और दूसरा सेंटेंस आपका यहां से यहां तक चल रहा है। इन्होंने अलाउ किया, ये V2 लिखा हुआ और V2 से पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में टाइम बोला जाए तो कौन सा टाइम चल रहा है, पास्ट टाइम। इज इट, इज इट क्या ऐसा ही है? जी एस, हाँ सर। सेकेंड सेंटेंस में आपका ही के बाद वार्न लिखा हुआ। पहली बात तो वार्न आपका V1 है, वार्न क्या आपका V1, और इससे पहले सब्जेक्ट ही है। ही के साथ, सब्जेक्ट ही के साथ आपको तुम कहीं पर भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो नहीं यूज करते हुए बताएं, डायरेक्ट नहीं ना, तो गलत तो हमको मिल गया। लेकिन सही क्या होगा इसको समझिएगा। देखिए V1 और V5 आपको 2 चीज एक साथ एक जोड़ी के रूप में बताए थे, और ये बताए थे आपका सिंपल प्रेजेंट में। यही बताए थे कि नहीं बताए थे? अब बताए थे। सिंपल प्रेजेंट में आपको टाइम पूछा जाता, अब टाइम क्या बोलेंगे सर, प्रेजेंट टाइम है। अब बताइए कि 2 अलग अलग सेंटेंस एक साथ बोला जा रहा है, एक को पास्ट में बोलेगा और एक को प्रेजेंट में बोलेगा। इतने तो बेवकूफ कोई नहीं होता है। अच्छा, हो भी सकता है कैसे ऐसे बेवकूफ, ऐसी नॉनसेंस वाली बातें हो भी कैसे सकती है कि आप एक काम को आज कर रहे हैं और दूसरे काम को आप आने वाले कई दिनों के बाद करेंगे? नहीं ना। इसका मतलब दोनों का समय पास्ट में होना चाहिए। तो यहां पे ये प्रेजेंट टाइम ना आकर के क्या आना चाहिए, सिंपल पास्ट टाइम। और सिंपल पास्ट टाइम के लिए आपको सब्जेक्ट के साथ V2 ही चाहिए, इसलिए इस वार्न का V2 क्या हो जाएगा, वार्न। और यहां पे आपका गलती था और आंसर यही होगा, क्योंकि गलती वाले पार्ट को आपको ढूंढना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, आंसर कीजिए जल्दी से। आप लोग के अंदर ना वो क्षमता है, स्ट्रेंथ है, आप लोग निकालते नहीं है। और बोला जाए ना कि जो चुनौती आपके सामने है, वो चुनौती आपके स्ट्रेंथ के सामने में, आपके स्ट्रेंथ के कंपेयर में कुछ नहीं है, उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है। बट यू मस्ट हैव टू ट्रांसफर योर स्ट्रेंथ, यू मस्ट हैव टू ट्रांसफर योर स्ट्रेंथ इनटू योर रिजल्ट। इस स्ट्रेंथ को निकालिए और रिजल्ट में बनाइए, रिजल्ट करके दिखाइए। जैसे आप लोग इस सेशन में आए हैं, सेशन का फायदा उठा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले कुछ दिनों में आप बादशाह बन जाएंगे हर चैप्टर पे, हर सब्जेक्ट पे, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए अलग से समय नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगा। जिस सर से, जिस टीचर से आप पढ़े हैं, जिस टीचर के बातों को आप समझे थे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, उसी के बातों को आप रिवाइज करते हैं प्रत्येक दिन के प्रैक्टिस सेट में। इससे खुशी की बात आपके लिए क्या होगी, और इससे ज़्यादा फायदा वाली बात भी कुछ नहीं होगा आपके लिए। और ख़ास बात यह भी है कि ये प्रैक्टिस बैच आपके लिए 1 और 2 दिन के लिए नहीं, आपके रेगुलर प्रत्येक दिन आपके सक्सेस तक हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो जल्दी सक्सेस लेना है ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा वो रिलैक्स मिल सके, समझे। चलिए आंसर कीजिए, आंसर में क्या है। क्वेश्चन पहले क्या है, क्वेश्चन में आपको फिर से बोला गया है कि एक्टिव टू पैसिव बनाना है, एक्टिव टू पैसिव बनाना है, ठीक है। और इस बार पैसिव में आपको पूछा गया, सेंटेंस दिया हुआ कि शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। सेंटेंस में ये लिखा हुआ है। आप यहां पे पहले हमको ये बताइए कि कौन सा टेंस में वर्क हो रहा है।
आप बोलेंगे कि सर सब्जेक्ट है प्लस में V2 है, और सब्जेक्ट प्लस V2 कौन सा टेंस का होता है, हमको बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ा। गुड, क्या होता है, सिंपल पास्ट। ठीक है, क्या होता है, सिंपल पास्ट। अब बात रहा कि समय हमारा पास्ट में चल रहा है, और हम बताएं कि वॉइस में आपका समय चेंज नहीं होगा, समय वही होना चाहिए। अब रहा कि सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में एक्टिव में तो ये लिखा रहता है, इसका पैसिव क्या बनेगा, पैसिव में वाज और वेयर के साथ आपके साथ V3 फॉर्म दिखना चाहिए। कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को ढूंढते हैं हम लोग कि वाज वेयर के साथ V3 कहां पे। नीचे से चलना शुरू करते हैं। एम बीइंग गिफ्टेड, वाज वेयर के साथ V3 दिखा, नहीं, ऑप्शन गलत। हैव बीन गिफ्टेड, वाज वेयर प्लस V3 दिखा, नहीं, ऑप्शन गलत। एम गिफ्टेड, वाज वेयर प्लस V3 दिखा, नहीं, ऑप्शन गलत। हमको नहीं पता कि आंसर क्या सही होगा, लेकिन ये पता चल गया कि 3 तो होगा ही नहीं। 4 ऑप्शन रहते हैं, 3 तो नहीं होगा। अब आंसर पता भी चल गया कि आंसर जो बचा है वही है। और यहाँ पे देखिए वाज वेयर के साथ V3 आपको दिख भी जाएगा, वाज के साथ V3। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर भी कर लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग। चलिए आंसर बताइए। इंग्लिश में इतना वक्त नहीं लेना होता है, हार्डली आपको 10 से 15 सेकेंड्स। आंसर टिक। चलिए इसमें क्या बोला गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ इस सेंटेंस का बोला जा रहा है कि इसमें यदि किसी तरह का गलती है तो आप उसका सुधार करके जो आंसर होगा सही आंसर उसको टिक कीजिए। अदरवाइज किसी तरह का करेक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है तो आप कर सकते हैं नो सब्स्टिट्यूशन का आंसर। तो 4 है, तो सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक, यह लिखा हुआ है। आपको हम बताए थे ना कि सेंटेंस में आपको उस मोशन को समझना है कि सेंटेंस आपका बात कैसा क्या कर रहा है। एक्टिव बन करके कर रहा है, यानी एक्टिव वॉइस में काम कर रहा है, या फिर ये पैसिव के रूप में कार्य कर रहा है। इस चीज को आपको समझना है, और इसको समझाने के लिए आपको हम एक एग्जांपल बार बार देते हैं। इस एग्जांपल को माइंड में इस तरीके से सेट कीजिए कि आपको लगे कि हाँ हम कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस में आपको क्या बताते हैं, एग्जांपल में आपको क्या बताते हैं कि एक रास्ता है, क्या रास्ता खुद अपने आप को रिपेयर करता है या लोग उसको रिपेयर करते हैं? आप बोलेंगे रास्ता खुद को रिपेयर कैसे करता है, लोग करते हैं। काम इसके ऊपर हो रहा है लेकिन काम करने वाले एजेंट कोई दूसरा है, काम करने वाला एजेंट कोई दूसरा है। कोई दिक्कत? जब काम करने वाला एजेंट कोई दूसरा हो तो इसी को बोलते हैं हम लोग पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 फॉर्म दिखना जरूरी है। अब यहां पे देखते हैं कि जो कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी का जो मीटिंग है, क्या मीटिंग अपने आप हो जाएगा कि लोग उसको हेल्ड करेंगे? अब बोलेंगे कि कमिटी अपने आप, मतलब मीटिंग अपने आप कैसे तैयार होगा, उसको तो लोग मिलकर के हेल्ड करते हैं। इसका मतलब हो कि काम कहीं और हो रहा है और काम करने वाला एजेंट कोई दूसरा है। इसका मतलब सेंटेंस किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो बोलेंगे पैसिव वॉइस में। यहां पर आपको क्या दिखना चाहिए, यदि विल और सेल के साथ बात करेंगे तो सेल और विल के बाद आपको बी वाला फॉर्म दिखेगा और उसके बाद V3 वाला फॉर्म। इसलिए दिखा क्योंकि ये पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब चलिए इसके ऊपर हम लोग और काम करते हैं आंसर निकालने के लिए। अब सेल और विल के बाद बी प्लस V3 दिखना चाहिए। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ होल्ड, ठीक, यहां पे लिखा हुआ होल्ड। बताइए होल्ड V1 है, V2 है या V3 है? क्योंकि V4 और V5 तो होगा नहीं। V4 में तो ING वाला टर्म दिखता है हमको, और V5 में S और ES वाले सफिक्स दिखता है, तो आंसर तो वो होगा नहीं V4 और V5। इन तीनों में बताइए कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर V1 है होल्ड, हमको V3 चाहिए तो V3 इसका क्या होता है, हेल्ड, और V2 भी क्या होता है, हेल्ड। इसका मतलब आंसर में हमको सुधारने की जरूरत है ये अंडरलाइन सेगमेंट में,
क्योंकि यहाँ पे V1 का यूज़ किया गया, हमको V3 चाहिए, तो नो सब्स्टिट्यूशन वाला तो ऑप्शन हट जाएगा। अब हमको उस चीज़ को ढूंढना है, क्या यहाँ पे व्हील बी के बाद V3 है? नहीं है। क्या यहाँ पे व्हील बी के साथ V3 है? नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझे? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सेलेक्ट चलिए आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए आंसर कीजिए। हाँ पढ़ लिए, क्या लिखा हुआ? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, लिखा वर्ड का कौन सा आपके सामने? टेसिटर्न। टेसिटर्न, टेसिटर्न का क्या मतलब होगा? नॉइजी, लिवली, वर्बोस या रिजर्व्ड? नॉइज, टेसिटर्न का पहले मतलब समझाते हैं। टेसिटर्न का मतलब होता है कि जो कम बोलता हो, कम बोलने वाला। ठीक है, कैसे लर्न रखेंगे? देखिए टेसिटर्न का एक और मतलब होता है शांत। अभी हम सब समझाएंगे। इंग्लिश में देखा जाए तो ट्रैंक्विल, और क्या हो सकता है? पैसिफिक। क्या होता है इसका मतलब? पैसिफिक, शांत चिंत रहने वाला, जो एकदम चुप हो, कम बोलता हो, जब मतलब तब बोलना है। क्या बोले आप लोग कमेंट में? क्या लिख रहे हैं? गुटखा खाने वाले। अरे गुटखा खाने वाले भी टेसिटर्न होते हैं, क्योंकि वो तभी बोलता है जब जरूरत पड़ता है उसको बोलने का, या फिर माना जाता है कि जब उसके गुटखे से ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल वाले चीज़ उसके सामने हो बोलने का, तभी बोलता है। तो उसे भी आप क्या बोलेंगे? ट्रैंक्विल। वैसे ट्रेन में जो रहने वाले कुल्ली लोग होते हैं ना, बड़े शांत चिंत के होते हैं। वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हो हल्ला पे नहीं करते हैं। वो ज़रूरत जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे इसको कुल्ली का ज़रूरत है, वहीं पे वो कुल्ली वाले लोग जो भी है भाई लोग वो बोलते हैं। तो ट्रैंक्विल का मतलब शांत होता है, और यहाँ पे टेसिटर्न का मतलब भी कम बोलने वाला, शांत, और वो दोनों हम लोग उसके सिनोनिम भी समझ लिए। अब यहाँ पे नॉइजी का मतलब होता है हो हल्ला करने वाला, तो नहीं। लिवली का मतलब जो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से लिव कर सके, दैट इज लिवली। वर्बोस का मतलब जो ज़्यादा बोलता हो, जहाँ पे वर्ड का झूठ मूठ में वो क्या कर रहा है? डालने जा रहा है। जैसे होता है ना कि कुछ छोटे कम शब्द में भी आप सही आंसर दे सकते थे, आपका आंसर बड़ा सटीक होता, लोग बड़े अच्छे तरीके से उसको समझ भी लेते, लेकिन वहाँ पे झूठ मूठ का बहुत ज़्यादा वर्ड को डाला जा रहा है। तो वैसे तरह के बात को बोलेंगे, वैसे तरह के लोगों को जो बात करता है उसे बोलेंगे आप वर्बोस। लेकिन रिजर्व किसे बोलेंगे? तो रिजर्व उस व्यक्ति को बोलते हैं जो शांत होता है, जो ट्रैंक्विल होता है। ठीक है, जो कैसा बोल सकते हैं? जिसको हम लोग टेसिटर्न बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति बोलेंगे रिजर्व। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिजर्व। इस तरीके से आपको इसमें समझना है। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है, उसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट मीनिंग देने वाला, और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? रफ। क्या लिखा हुआ है? रफ। रफ का मतलब क्या होता है? जो उबड़ खाबड़ हो। कैसा हो? उबड़ खाबड़ हो। समझे? अब चलिए इसके ऑप्शन पे। एंटोनिम, तो उबड़ खाबड़ का एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो काफ़ी प्लेन हो, जो काफ़ी अच्छे खासे उसमें डेकोरेट किया होगा, स्मूथ हो। तो आंसर तो आपने स्मूथ कर दिया, लेकिन इन चार बाकी जो बचे तीन है उसका क्या मतलब? थिक का मतलब जो काफ़ी मोटा होता है। क्रूड का मतलब जो काफ़ी बोला जाए कि शुरुआत के समय में हो, क्रूड ऑयल। तो काफ़ी जो बेसिक हो उसे आप बोलते हैं क्रूड। और कोर्स, इसको कोर्स नहीं बोलेंगे, इसको कोस ये पढ़ेंगे, कॉस। और कॉस का मतलब भी होता है उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ हिंदी लिख लीजिएगा, उबड़ खाबड़, इसलिए 2-3 बार हम इसको बोल रहे हैं हिंदी, उबड़ खाबड़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मूथ। नेक्स्ट वन आपको बनाना है आंसर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। और आपके सामने जो लिखा क्वेश्चन है वो है कि वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। सबको जानते हैं ना, क्या उसे इंस्पेक्टर बोलते हैं? ना बाबा, इंस्पेक्टर तो पुलिस को बोलते हैं, या फिर इंस्पेक्ट करने वाले को, जांचने परखने वाले को इंस्पेक्ट करते हैं।
कोई भी चीज़ के ऊपर जो केस होता है, मुकदमा होता है, उसके ऊपर जो सर्च करता है, निगरानी करता है, उससे इंस्पेक्टर बोलते हैं। अब है टीचर, इसका मतलब जो पढ़ाने वाला, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एग्जामिन, इसका मतलब जो एग्जाम देता है, ना कि एग्जाम में स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करने वाले। तो एग्जाम में सुपरवाइज करने वाले को क्या बोलते हैं? इन्विजिलेटर। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इन्विजिलेटर। इसमें सबका आंसर आ गया, बहुत अच्छे, शाबाश। इन्विजिलेटर होगा, हाँ, क्योंकि आप सबको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम तो जरूर देते हैं, और वहाँ पे जो आपका कॉपी होगा, यदि ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि इन्विजिलेटर सिग्नेचर। इसका मतलब हुआ कि वही व्यक्ति जो आपके एग्ज़ाम में आपका सुपरविजन कर रहा हो, आपको सुपरवाइज कर रहा हो। गुड। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। कोहेरेंट का मतलब होता है कि मीनिंगफुल, कोहेरेंट का मतलब मीनिंगफुल बोल सकते हैं, जो सही हो, जिसका संक्षेप में मीनिंग आ भी रहा हो, और मीनिंगफुल का मतलब पता है। तो ये चार आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है, इन चारों को मिलाकर के आपको एक कहानी, एक पैराग्राफ तैयार करना है, और उसका अरेंजमेंट क्या होगा? पहले ये वाला होगा, यानी ये नंबर का सेंटेंस, या पहले बी, पहले सी, पहले डी, उसको अरेंज करना, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है कि पहले सी होगा, डी होगा, ए होगा, बी होगा। इस तरीके से ये चार आपके सामने तैयार कर दिया है अरेंजमेंट, उसी में बताने की कौन सा आंसर होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसमें देखिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने ये चार है, इन चारों को आपको अरेंज करना है। इस अरेंजमेंट में बोले ना कि आपको ग्रामर का भी साथ मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा हद तक तरीके बताएंगे भी हम, वो भी पढ़ लिए, नहीं आ रहा समझ में, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा प्रोनाउन जो होता है, क्या होता है? नाउन के जगह पे आने वाले वर्ड। यदि नाउन कोई लिखा हुआ सेंटेंस में, तो इस नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। एम आई राइट? यस, अब तो सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब ये प्रोनाउन इसको रिप्लेस करके आता है, तो कहीं ना कहीं एक बार सेंटेंस में नाउन का भी यूज किया जाता है ना। अब सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस में नाउन का यूज करते हैं कि बाद वाले में? जैसे बोलेंगे कि राम इज अ स्टूडेंट, he works hard। अब बताइए, क्या हम इस राम के पहले ही का यूज कर सकते हैं कि he is a student, राम works hard? तो क्या राम के लिए ही आएगा? आप बोलेंगे नहीं। मतलब ये प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो नाउन होता है, ये सेंटेंस के पहले वाले सेंटेंस में ही यूज किया जाता है, उसके बाद वाले सेंटेंस में तो नहीं करते। इसी टेक्निक को यहां पे लगाएंगे। देखिए यहां पे प्रोनाउन लिखा हुआ दे, यहां पर भी लिखा हुआ है दे, यहां पर हुआ है दे। एक बार पढ़ लीजिए। एक यहां पे लिखा हुआ यू, ठीक है। अब पढ़ते कि दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। कुछ है जो आपको डिसाइड करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा, कुछ है, और कुछ में यहां पे दे बोल रहा हूं। एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। ये दे किसके लिए आया? ये दे रेफर कर रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए, और यही एडवर्टीजमेंट जो यूजफुल होता है, ऑनेस्ट रहा तब, और यही एडवर्टीजमेंट हेल्प भी करता है डिसाइड करने के लिए प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये भी दे किसके लिए आया है? एडवर्टीजमेंट। दो बात के लिए गुड। टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट्स एंड हाउएवर सम एडवर्टीजमेंट्स मे बी हार्मफुल एज दे ट्राई टू बिफुल यू। ये भी दे किसके लिए आया है? बोलेंगे इसी एडवर्टीजमेंट। अब यहां से एक बात तो क्लियर हो गया दया। क्या क्लियर हो गया? कि जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट नंबर वाला जो सेंटेंस होगा, या फिर बी से पहले तो ये कभी नहीं आ सकता है, बी से पहले डी कभी नहीं आ सकता है। दो चीज हमको समझ में आया कि जो बी है इससे पहले ना तो कभी ये आ सकता है और ना ही कभी डी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि दे
यहाँ और यहाँ वाले भी एडवर्टीजमेंट के लिए आया है, और बताया कि प्रोनाउन यदि किसी के लिए आया तो वो जिसके लिए आया है, जिस नाउन के लिए प्रोनाउन आया वो हमेशा फर्स्ट वाला सेंटेंस होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट वाला सेंटेंस तो कभी भी, यानी बी से पहले तो कभी भी ए और डी तो नहीं होगा। अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। बी से पहले ए और डी दोनों है, आंसर ही नहीं होगा। बी से पहले डी और ए दोनों है, आंसर ही नहीं होगा। बी के बाद ए और डी में बी, बी के बाद ए और डी में बी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर दो तो हट गया ना। यदि इसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप कम से कम टिक अंदाजा जिसे तुक्का बोलते हैं ना, उसमें भी करके आइएगा तो 50% चांस है कि आपका सही हो सकता है, क्योंकि दो तो हम लोग एलिमिनेट कर लिए। अब इसको थोड़ा और भी सॉल्व करते हैं। अब पढ़ते हैं इसको जरा सा। तो सबसे पहला जो है हमारे पास ये बी से शुरू और बी से शुरू होना है, यानी अब तो हमको एक और भी ट्रिक मिल गया कि पहला आपके सामने सेंटेंस होगा वो क्या होगा, बी नंबर का, और बी से ही पढ़ना हम शुरू करेंगे। एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। उसके बाद इस पे बैठा के देखेंगे, सी टीनएजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट्स। उसके बाद ए नंबर, दे कैन हेल्प यू। क्या यहाँ पे रिलेशन एडवर्टीजमेंट और दे के बीच आपको बन पाया? जब इस पे गए तो बोलेंगे सर बी के बाद ए सी आ गया, सी में टीनेजर्स के बारे में बात करने लगा, क्या नहीं समझ में आया, मीनिंग नहीं बन पा रहा था। आंसर ये भी आपके सामने नहीं होगा, और हमने आंसर टिक किया बी ए डी सी। पढ़ करके देखिए, मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से पैराजंबल को सॉल्व किया जाता है। ये टेक्निक होना चाहिए आपके साथ। इसी टेक्निक को सिखाने के लिए ना इतना वर्क कर रहे हैं हम आपके लिए। और आंसर देखिए पढ़ के क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल दे इफ दे आर ऑनेस्ट एंड दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। However, some advertisements may be harmful as they try to befool you, and teenagers are especially vulnerable to such advertisements. आंसर बन भी गया। तो इस तरीके से आज हम लोग 11 देखें। आपका अच्छा खासा वक्त हम मतलब इसमें कंज्यूम किए, लेकिन हाँ इस वक्त को कंज्यूम किए आपको बहुत कुछ सिखाए भी। सीखने की ललक होनी चाहिए तो हर जगह से आप सीख सकते हैं। यदि आपका टाइम कहीं पे जा रहा है और कुछ सीख रहे हैं तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट वाला चीज़ आपके लिए कुछ नहीं होगा आपके लाइफ में। तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। आगे जो कल के आपके प्रैक्टिस सेट होगा या फिर आने वाले दिन में जो होगा, उस दिन आपको हम आगे वाले सेंटेंस के बारे में, आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने तैयारी को एक अलग लेवल प्रोवाइड कीजिए। तो बस आज इतना ही। इन सारी चीज़ों के साथ आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे आज ही शाम सिर्फ कितने बजे, 8 बजे वोकैब के साथ। तो देखना ना भूलें कितने बजे, 8 बजे क्या वोकैब। चलिए ठीक है, बाय।